नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड में तेजी से होते विकास कार्यों को देखते हुए स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूत संकल्प शक्ति से ही उत्तराखंड के समग्र विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। चाहे नई केदारपुरी रिमांड हो और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जोड़ने वाली हाई से परियोजना मोदी लगातार हिमालय प्रदेश में विकास महायज्ञ में समीधा डाल रही है। और इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। अपनी हालिया दौरे के क्रम में मोदी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को दिल्ली में बैठकर ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट तकनीक से ही देख रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मन सदैव यहाँ लगा रहता है। इस तरह उन्होंने केदारनाथ धाम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को जग जाहिर कर दिया है। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बीच देहरादून प्रदेश कार्यालय में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा है कि किसानों को हक की आवाज उठाने और केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को उधम सिंह नगर में आप नेता और सांसद भगवंत मान की अगुवाई में किसान संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जो जसपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक तीनों दिनों तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी शुरू से किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही है और केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। लंबे समय से भारत के अन्नदाता इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता का ही अनाज खाने वाले आज उनकी अनसुनी कर रहे हैं। जबकि जन भावनाओं को समझना, जनता की पीड़ा को समझना एक स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन बीजेपी सरकार में इसका अभाव दिखाई दे रहा है, जिस वजह से साल भर से भी ज्यादा समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने कुमाऊं में विविध चुनावी आगाज करते हुए पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया और हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने विजय सल्खनाक रैली में जरिए कुमाऊं के 6 जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंचम्पावत और बागेश्वर और उधम सिंह नगर में चुनावी बिगुल फूंका। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई विजय शंखनाद रैली में भी उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल और आर्य और नैनीताल की बात की जाए तो वहां से विधायक उनके बेटे संजीव आर्य इस रैली में विशेष तौर पर मौजूद रहे और पार्टी ने दोनों का स्वागत किया और दोनों दलित नेताओं के स्वागत के बहाने हुई इस विजय शंखनाद रैली में कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक तरफ बीजेपी आने वाले दिनों में कुमाऊं में बड़ा चुनावी अभियान छोड़ने वाली है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां रैली करने वाले हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने कुमाऊं में चुनावी शंखनाद करने का कदम सही समय पर उठाया है। वहीं कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस 2017 में खुद से दूर हो चुके दलित वोटरों को दोबारा पाने की भरसक कोशिश कर रही है। स्वर्ण दलित और मुस्लिम को लेकर मिलाकर ही 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहाड़ के विधानसभा क्षेत्रों में धमाकेदार जीत दर्ज करने के लिए जुटी हुई है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक लोका पर इगास पर अब अवकाश होगा। प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि अभी इसका शासन देश जारी नहीं हुआ है। सीएम की बात करें अगर तो पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर अवकाश की बात ट्विटर के पर शेयर करी है और खास बात यह भी है कि सीएम ने गढ़वाली में ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड समृद्ध लोक संस्कृति कुप्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी राली हमारो उद्देश्य हम सब भी ये त्योहार मनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने भगवान राम ने जब लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी की तो पूरे देश में तब से ही दीपावली का पर्व मनाए जाने लगा, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण ये समाचार पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंचा, जिस कारण यहाँ दीपावली के
11 दिन बाद इगास पर्व को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस पारंपरिक पर्व के दिन राज्य सरकार को राजकीय अवकाश घोषित करना चाहिए। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में दाखिला न मिलने पर छात्रों ने शुक्रवार को बवाल कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज कर दिया है और जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए हैं। इसी बीच एक छात्र आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर कॉलेज की चौथी मंजिल की छत पर चढ़ गया। छात्रों और प्राध्यापकों ने भी उसके हाथ से पेट्रोल छीना। इतना ही नहीं, एक छात्र ने दाखिला न मिलने पर जहर खाने की भी धमकी दे डाली और गुस्साए छात्रों ने सीओ की गाड़ी रोक ली और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया। वहीं उग्र छात्रों ने कॉलेज में दफ्तर और कक्षाएं बंद करा दी और कई भगदड़ भी माहौल देखने को मिला है। और बता दें आपको कि हालात जो है बिगड़ने पर सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिटी फोर्स लेकर कॉलेज पहुंचे। जानकारी के मुताबिक स्नातक प्रथम वर्ष में ही प्रवेश से वंचित सभी छात्रों को दाखिले दिए जाने की मांग को लेकर एमबीपीजी कॉलेज में भी शुक्रवार को बवाल किया गया और 8 घंटे तक कॉलेज परिसर में अराजकता का माहौल दिखाई दिया। प्राचार्य कक्ष के सामने बवाल कर रहे छात्रों को पुलिस ने लाठियां बरसाकर खदेड़ा तो वे कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। पुलिस की लाठियों से 1 दर्जन से ज्यादा छात्र चोटिल हो गए हैं और एक छात्र गौरव संबल को उसके साथियों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बाद में गुस्साए छात्रों ने प्राचार्य को कक्ष में ही बंधक बना लिया और 3 घंटे बाद शाम को 5 बजे उनको छोड़ा गया और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीए में प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा होने थे, लेकिन आवेदन फॉर्म जमा होने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही छात्र नेताओं ने बवाल शुरू कर दिया और परीक्षा में तोड़फोड़ की गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन को सूचित करना पड़ा और छात्र नेता सभी को दाखिला देने की मांग कर रहे, जो संभव नहीं है। सीटों से अधिक प्रवेश नहीं दिए जा सकते। कॉलेज में बवाल करने और आत्मदाह की कोशिश करने, तोड़फोड़ करने के मामले में 6 छात्र नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पुलिस को तहरीर दी गई और महाविद्यालय में बवाल कर छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी पुलिस को लाठीचार्ज फटकारनी पड़ी है। कॉलेज प्रशासन से वार्ता कर छात्रों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि महाविद्यालय प्रशासन ने पुलिस की मदद मांगी थी, जिस पर फोर्स भेजी गई और छात्रों का आंदोलन चलने तक फोर्स तैनात रहेगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जल्द ही सीएनजी से चलेंगी। निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और रोडवेज की 600 बसों को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। दरअसल परिवहन निगम ने ही बीते दिनों दिल्ली में कुछ बसें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से लीज पर ली थी और जो कि आपको बता दें कि सीएनजी से चलती है और ये दून दिल्ली रूट पर संचालित हो रही है। इन बसों से डीजल वाहन के मुकाबले रोडवेज को खासी कमाई हो रही है। पिछले दिनों इसी आधार पर बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया था कि परिवहन निगम की 600 बसों को सीएनजी में संचालित किया जाएगा और जिसके साथ ही निगम जो करीब 300 अनुबंधित बसें अपने बोर्ड में जोड़ेंगे वो भी सीएनजी से संचालित होगी। इसके लिए निगम ने बाकायदा प्रोत्साहन की योजना बनाई है और इसी कड़ी में परिवहन निगम ने अपनी बसों में सीएनजी किट लगाने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है। इसमें करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसके लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारी कर ली है। निगम के मुताबिक टेंडर निकलने के बाद सीएनजी में बसें परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से परिवहन निगम कई रूटों पर काफी कम कमाई या घाटे में बसों का संचालन कर रहा है और सीएनजी किट लगाने के बाद इन बसों का खर्च कम और कमाई ज्यादा हो जाएगी और इसी आधार पर निगम ने सीएनजी बसें चलाने का निर्णय लिया है। निगम के जरिए ही आपको बता दें कि संचालन दीपक जैन के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि टेंडर निकाला जा चुका है और जल्द ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। रुद्रपुर के नानकमता में जमीन विवाद के चलते पड़ोसियों को फंसाने के लिए एक महिला ने अपनी बहन के ससुर की हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें अपनी मां, भाई के अलावा बहन और अपने पति को भी शामिल कर लिया। साजिश के तहत उसने बहन के ससुर को घर बुलाया
और भाड़े के शूटर्स की मदद से हत्या करवा दी। इसके बाद ग्राम प्रधान सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने छानबीन की तो साजिश का भंडाफोड़ हो गया। और इस मामले में ही एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने भी बताया है कि मुख्य साजिशकर्ता सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। बता दें कि नानकमता के ध्यानपुर गांव में ही 9 नवंबर की रात अपनी बहू रजविंदर कौर के घर आए जागीर सिंह ने हत्या घर के आंगन में सोते समय गोली मारकर कर दी गई थी और राजविंदर और बड़ी बहन लविंदर ने ही ग्राम प्रधान समर सिंह, बलविंदर, लखविंदर, द्वारिका और सुंदर जितेंद्र धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वारदात के समय सभी आरोपी अपने घरों में ही थे। तब पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने वाले से सख्ती से पूछताछ की और तब अपराध की परत दर परत खुलती चली गई। और इसके बाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता, उसकी मां, भाई, बहन और शूटर जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में नेपाल के साथ सटे भारत के बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अब नेपाल भी गंभीर नजर आ रहा है। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 280 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और इस खुले बॉर्डर को काली नदी बांटती है। एक दौर था जब नेपाल इस बॉर्डर को लेकर शांत ही रहता करता था, और लेकिन चीन को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पे ही कटने के बाद उसके सुर बदल से गए थे। आलम यह है कि अब अगर लिपू लेख बॉर्डर की बात करें तो करीब 3 तिंकर में ही नेपाल ने साल भर सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला लिया है और करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर तिंकर बॉर्डर पर भारत, नेपाल और चीन का ट्रांजैक्शन है और सर्दियों में भी इस गांव के लोग निचले इलाकों की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं और ग्रामीणों के साथ ही बीते सालों तक नेपाली सुरक्षा बल भी माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन अब नेपाल ने इस संवेदनशील बॉर्डर पर साल भर सुरक्षा बलों को तैनात रखने का फैसला कर लिया है। नेपाल ही नहीं बल्कि भारत ने भी लिपुलेख रोड में से उपजे विवाद के बाद इस बॉर्डर पर साल भर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और गौरतलब ये भी है कि नेपाल ने लिपुलेख रोड पर ही अपनी जमीन पर बताया है और नेपाल का दावा है कि इस बॉर्डर से लगे गुंजी, नाबी और कुटी गांव उसके हैं। आपको बता दें कि नेपाल काला पानी को भी अपना बताता है। यही नहीं, नेपाल की केपी ओली सरकार ने काली नदी में भी उद्गम स्थल को काला पानी के बजाय लिम्पिया धुरा माना है और नए राजनीतिक नक्शे में भारत के इन दिनों तीनों गांवों को नेपाल अपनी सीमा से दर्शा चुका था। भारत के साथ इस बॉर्डर पर उपजे सीमा विवाद के बाद ही चंद्रशेक में भी तिंकर तक नेपाल ने 8 नई बीओपी खोली है जिनमें सुरक्षा बलों को साल भर के लिए तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस ने कुमाऊं में विविध चुनावी आगाज करते हुए पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया है और हल्द्वानी में कांग्रेस ने विजय शंखनाद रैली में भी जरिए कुमाऊं के 6 जिलों नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में भी चुनावी बिगुल फूका है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई विजय शंखनाद रैली में भी उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आए हैं और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल से विधायक उनके बेटे संजीव आर्य इस रैली में विशेष तौर पर मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने दोनों का स्वागत किया है। दोनों दलित नेताओं के स्वागत के बहाने हुई इस विजय शंखनाद रैली के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी आने वाले दिनों में कुमाऊं में बड़ा चुनावी अभियान छोड़ने वाली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां रैली करने वाले हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने कुमाऊं में चुनावी शंखनाद करने का कदम सही समय पर उठाया है। वहीं कुछ और विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस 2017 में खुद से दूर हो चुके दलित वोटरों को दोबारा पाने की भरसक कोशिश कर रही है और स्वर्ग दलित मुस्लिम को भी मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहाड़ के विधानसभा क्षेत्रों में धमाकेदार जीत दर्ज करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कमर भी कस चुकी है
वाद विवाद जुबानी जंग भी तीखी होती जा रही है, पर आखिर कौन देवभूमि की गद्दी पर काबिज होगा, ये आगामी चुनाव में ही मतदाता बताएंगे। पर उसके पहले एक नजर उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान पर डालिए। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 2022 में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है, जबकि सरकार जनता का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए लगे हुए हैं और 2022 में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 11 सीटें हासिल कर पाई थी, जबकि भाजपा को 57 सीटें मिली थी। अब 2022 का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए दोनों राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने आ रही आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि देश को नेता नहीं, देशभक्त चाहिए। उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों का अहम रोल है, जिसको देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सैनिक और पूर्व सैनिकों को लुभाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी सैन्य धाम को लेकर की जा रही तैयारियों के जवाब में कांग्रेस शहीद सैनिकों के स्वजन और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की मुहिम शुरू कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोटियाल को सीएम फेस बनाकर सैन्य बहुल उत्तराखंड में फौजी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में देखना है कि इस बार उत्तराखंड की सत्ता पर कौन काबिज होता है। उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है या फिर उसका सैन्य परिवार से संबंध है। राज्य में सैन्य परिवारों से संबंधित 12% मतदाता हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा सावधान है, जिसके लिए किसान से लेकर सरकारी कर्मचारी, युवा और अब सैनिक को भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लगी है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सैनिकों और पूर्व सैनिक मतदाताओं को साधने में बीजेपी आगे रही थी। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी की नजर सैनिक परिवारों के वोटों पर है। इसी के मद्देनजर बीजेपी देहरादून में बनाए जा रहे सैन्य धाम में प्रदेश में शहीद सैनिकों से संबंधित गांवों की मिट्टी लाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में सैन्य परिवार को देखते हुए कांग्रेस उन्हें साधने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। बीजेपी के शहीद सैनिकों के गांव की मिट्टी को सैन्य धाम की कोशिशों को संजीदगी से ले रही कांग्रेस ने जवाबी रणनीति के तौर पर शहीद सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को गाँव में जाकर सम्मानित करने का अभियान शुरू किया है, ताकि सैनिकों को साधने में पीछे न रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के बड़े नेता इस अभियान को जोर शोर से चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का यह अभियान चल रहा है। पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुटी कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। फिलहाल यह सिलसिला कांग्रेस और भाजपा में जारी है, ताकि जिताऊ कैंडिडेट को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए और किसी भी तरीके से पार्टी को सरकार बनाने तक पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी इस मामले में फिसड्डी नजर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 3 से 4 माह का वक्त बाकी रह गया है और यह 3 महीने हर राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त में ही पार्टी को जनता के बीच पहुंचकर पैठ बनानी है और अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट की तलाश भी करनी है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। यही वजह है कि पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुटी है। दल बदलकर किसी भी तरह से पार्टी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे आगे भाजपा और कांग्रेस है। भाजपा ने कांग्रेस को पहले झटका देकर विधायक राजकुमार और निर्दलीय 2 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो कांग्रेस ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य को कांग्रेस में शामिल कर दिया। लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा ने शुरू की, जो राज्य में अब तक जारी है। तो वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही तोड़फोड़ कर रहा है। उत्तराखंड छोटा राज्य होने के नाते राजनीतिक पार्टियों को
सियासत का सॉफ्ट टारगेट लगता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में दस्तक देकर भाजपा और कांग्रेस को चौंका दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही यह दावा करती रही है कि उनके संपर्क में भाजपा और कांग्रेस के कई विधायक हैं, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी में एक भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो पाया। हालांकि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि जो नेता CCC के फॉर्मूले पर खरा उतरेगा उसको पार्टी में शामिल कराया जाएगा। उनका कहना है कि दल बदल की राजनीति भाजपा और कांग्रेस को करनी आती है, जो एक दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल करके पाक साफ मान देते हैं। कौन काबिज होगा 2022 में देवनागरी की गद्दी पर, ये तो उत्तराखंड के मतदाता ही तय करेंगे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। इन दावों के साथ अब देखना होगा कि उत्तराखंड में कौन बनाएगा अपनी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।